हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लिटरेचर सेक्शन में पिछले लगातार कई दिनों से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन और कैरोलाइन एज कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद हम लोग नियो क्लासिकल एज पर आ गए थे और नियो क्लासिकल एज के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1660 यानी कि 1660 से लेकर 1798 तक ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा एज है, सबसे बड़ा पीरियड है। लेकिन अगर हम इस एज की बात करें तो मैंने जैसा कहा था कि ये पार्ट्स में डिवाइड है, तो जिसमें हमने पहला पार्ट जो मैंने आपको कराया था 1660 से लेकर 1700 तक, वो मैंने आपको पढ़ाया था और उसका नाम आपको दिया था रीस्टोरेशन पीरियड। क्या दिया था? रीस्टोरेशन पीरियड। आज के इस वीडियो में हम लोग रीस्टोरेशन पीरियड के बाद का जो दूसरा सेक्शन आया है न्यू क्लासिकल एज में ही, ध्यान रखना ये जो मैं आपको लगातार दे रहा हूं ये न्यू क्लासिकल एज है। आपका रिस्टोरेशन एज भी न्यू क्लासिकल एज के अंतर्गत आएगा और आज जो मैं लेकर आया हूं वो है आपका ऑगस्टन पीरियड। कौन सा भाई? ऑगस्टन पीरियड। वैसे तो हम कहें तो इसके तीन नाम हैं। एक तो है इसको हम ऑगस्टन पीरियड कहते हैं, दूसरा एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं और तीसरा इसको जॉर्जियन पीरियड भी कहा जाता है। कौन सा? जॉर्जियन पीरियड। तो इसको कुल मिलाकर तीन नामों से हम जानेंगे। पहला जैसा कि मैंने कहा ऑगस्टन एज, ऑगस्टन पीरियड, दूसरा एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और तीसरा आपका होगा जॉर्जियन पीरियड। और इसका टाइम पीरियड है 1700 से लेकर 1745 तक। ठीक, यानी कि न्यू क्लासिकल एज का दूसरा पार्ट ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के बाद 1745 से 1798 का जो पीरियड होगा उसका अलग नाम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पीरियड्स दे रहा हूं लगातार, पीरियड्स में जो उनके नाम ऐसा क्यों पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में इतिहास बता रहा हूं और साथ ही साथ उस एज के जो प्रमुख लेखक हैं उनसे आपका परिचय करा रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं उनका, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर मैं जैसा कि मैंने कहा कि आपको अलग अलग वीडियोस में दूंगा, अलग अलग इंपॉर्टेंट राइटर्स के और बे राइटर्स अभी फिलहाल खास तौर से पहले मैं दूंगा, जो कि आपके सिलेबस में टीजीटी, पीजीटी और अभी जो आपका इंटर कॉलेज लेक्चरर, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है, तो वो जो सिलेबस में है वो मैं पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग और आगे की चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि आप मेरे चैनल पर नेट, जेआरएफ और की भी आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको सभी प्रकार के वीडियोस दूंगा। तो ना अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का द ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पोप और टाइमिंग है आपकी 1700 से लेकर 1745 तक। तो लिखा है ऑगस्टन लिटरेचर इज ए स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। अगर हम ऑगस्टन इतिहास की बात करें, ऑगस्टन इतिहास की बात करें, ऑगस्टन पीरियड के इतिहास की बात करें, तो एक प्रकार का ब्रिटिश लिटरेचर का ये स्टाइल है। काय का स्टाइल है? इज ए स्टाइल ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। काय का स्टाइल है भैया? ब्रिटिश लिटरेचर का स्टाइल है। लिटरेचर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ क्वीन एने। और ये भाई ऑगस्टन पीरियड के अंतर्गत वह साहित्य आता है जो कि क्वीन एने के शासनकाल में लिखा गया, उसके बाद किंग जॉर्ज फर्स्ट के शासनकाल में लिखा गया और किंग जॉर्ज सेकेंड के शासनकाल में लिखा गया। कहने का तात्पर्य फिर से समझिए, ऑगस्टन लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ऑगस्टन लिटरेचर एक लिटरेचर का स्टाइल है जो कि ब्रिटिश लिटरेचर के आधार पर लिखा गया और यह साहित्य जो है वह तब प्रोड्यूस हुआ जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एने थी और उसके बाद क्वीन एने के बाद किंग जॉर्ज फर्स्ट और किंग जॉर्ज सेकंड थे। अभी मैंने आपको तीसरा नाम इस पीरियड का बताया था, जॉर्जियन पीरियड। क्या बताया था? जॉर्जियन पीरियड। तो इसी कारण से इसको जॉर्जियन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस
टाइम लिमिट में 1700 से 1745 तक जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड इंग्लैंड के राजा रहे हैं, तो इसलिए इसको जॉर्जियन पीरियड भी कहा जाता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और भैया ये लिटरेचर कब लिखा गया? 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में। कब लिखा गया? 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में ये लिटरेचर लिखा गया। एंड एंडिंग इन द 1740s, और कब समाप्त हुआ? 1740 के दशक में। 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में लिखना आरंभ हुआ और समाप्त कब हुआ? 1740 के दशक में, इसीलिए मैंने लिखा है 1745। अब आगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, विद द डेथ्स ऑफ एलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट। अगर हम ऑगस्टन एज के साहित्य की बात करें सॉरी, तो ऑगस्टन एज का साहित्य जो है वह बहुत इंग्लिश साहित्य है। क्लासिकल आप कह सकते हैं लिटरेचर को नए रूप में प्रदर्शित करने का काम इस ऑगस्टन एज के लेखकों ने किया। और जब हम किसी भी पीरियड में किसी भी राइटर का नाम और या किसी भी राइटर के नाम से वह पीरियड जाना जाता है, तो आप समझ लीजिए मोस्ट डोमिनेटिंग उस पीरियड का राइटर तो वही लेखक हुआ, तभी उसका नाम, उस पीरियड का नाम उस राइटर के नाम से जाना जाता है। जैसे एलिजाबेथन एज मैंने आपको पढ़ाया, तो एलिजाबेथन को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। तो एलिजाबेथन एज के सबसे बड़े डोमिनेटिंग राइटर कौन हुए? विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। जब हम लोग कैरोलाइन एज, हमने जैकोबियन एज की बात करी, तब उसमें हमारे उसको मिल्टन एज भी कहा जाता है, तो उसमें मोस्ट डोमिनेटिंग पोएट कौन हुए? जॉन मिल्टन। तो इसमें जब हम ऑगस्टन पीरियड की बात कर रहे हैं, और दूसरा नाम मैंने लिखा है एज ऑफ पोप, तो नेचुरल सी बात, इस एज के सबसे प्रमुख अगर राइटर हैं तो वो कौन हुए? अलेक्जेंडर पोप। तो क्या हुआ कि 1745 तक ये साहित्य हमारा लिखा गया और ये समाप्त हुआ इस एज के दो प्रमुख लेखकों की डेथ से। दो प्रमुख लेखकों की डेथ से पहले हैं आपके अलेक्जेंडर पोप, जिनके नाम से इस एज को भी जाना जाता है, और दूसरे हैं इनके साथी जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम है उनका? जोनाथन स्विफ्ट। तो 1744 में डेथ होती है अलेक्जेंडर पोप की, और जोनाथन स्विफ्ट अगली साल की डेथ हो जाती है इनकी 1745 में। और जैसे ही जोनाथन स्विफ्ट की डेथ होती है, ये जो ऑगस्टन पीरियड है, या जिसको हम एज ऑफ पोप कह रहे हैं, इसका समापन हो जाता है और अंग्रेजी साहित्य में इसके बाद एक नया युग आरंभ होता है। ठीक, तो इसमें जो महत्वपूर्ण दो तीन बातें हैं वो ये हैं, पहला तो ये है कि ऑगस्टन साहित्य जो है वह ब्रिटिश साहित्य का एक तरीका है, ब्रिटिश साहित्य की एक स्टाइल है। दूसरा बात आपको यहां यह ध्यान रखनी है कि इस समय इंग्लैंड के जो शासक थे वो थे आपके क्वीन एने, उसके बाद किंग जॉर्ज फर्स्ट और उसके बाद किंग जॉर्ज सेकंड। और अगर आपको कोई कंफ्यूज करे कि जॉर्जियन पीरियड अंग्रेजी साहित्य में कौन सा है, तो वो भी भाई ऑगस्टन पीरियड ही है, क्योंकि उस दौरान इंग्लैंड के दो राजा किंग जॉर्ज फर्स्ट और किंग जॉर्ज सेकंड रहे हैं, इस कारण से इस देश का नाम जॉर्जियन पीरियड भी रखा गया। उसके बाद बेटा हमने आपको बताया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इसका आरंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में आरंभ हुआ और कब तक चला? 1740 के दशक तक, 1740 के दशक तक, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया आपको 1745। और ये समाप्त होने का कारण क्या था इसका? तो इस हमारा जो पीरियड है इसका समापन होता है अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु 1744 में और जोनाथन स्विफ्ट जी की मृत्यु 1745 में। अगर हम इस एज की थोड़ी सी और बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एज ने अंग्रेजी साहित्य में कई चीजों का विकास किया। अगर हम कहें इस एज में अंग्रेजी साहित्य में एक नए जैनर का डेवलपमेंट हुआ और ये नया जैनर था नॉवेल राइटिंग, फिक्शन राइटिंग, ठीक है ना। इससे पहले अंग्रेजी भाषा में नॉवेल्स जो थे उसको पहचान एक जैनर के रूप में ना के बराबर थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें, मैं इस एज में आपको आगे जब इस वीडियो को बढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस एज में जो राइटर हैं उन्होंने
बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने कि नॉवेल राइटिंग को अपना एक पैशन बनाया, और आप कह सकते हैं अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में नॉवेल राइटिंग को एक पहचान दिलाने का कार्य किया। ठीक है, तो एक काम तो ये हुआ कि नॉवेल राइटिंग भी हमारी ऑगस्टन पीरियड में आपकी स्टार्ट हुई। दूसरी मुख्य बात ये थी कि जो राइटिंग हुई उसकी शैली में एक नया विकास आया, और वो विकास था सैटायरिक लिटरेचर, यानी कि जो साहित्य लिखा गया ऑगस्टन पीरियड में वह क्या था, सैटायरिक लिटरेचर था। व्यंग्यात्मक शैली लोगों ने यूज की, लेखकों ने यूज की है। अगली बात अगर हम इसी पीरियड की करते हैं तो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस पीरियड से जो अंग्रेजी साहित्य अब तक ड्रामा राइटिंग के लिए जाना जाता था, अब इस एज में आकर ड्रामा राइटिंग से चेंज हुआ पॉलिटिकल सैटायर पर ध्यान। काय की तरफ गया भैया? पॉलिटिकल सैटायर, यानी कि राजनीतिक व्यंग की तरफ। जो अंग्रेजी ड्रामा मोस्ट डोमिनेटिंग थे, अब उसके स्थान पर मेलोड्रामा आ गए। क्या आ गए? मेलोड्रामा। तो तीन चार चीजें महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस एज में। पहला, जैसे कि मैंने कहा, नॉवेल राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ हमारी ऑगस्टन पीरियड में। दूसरा क्या आया? सैटायरिक राइटिंग आरंभ हुई ऑगस्टन पीरियड में। ड्रामा के स्थान पर अब क्या आ गया? पॉलिटिकल सैटायर का प्रयोग होने लगा, और जो ड्रामा राइटिंग होती थी उसकी जगह ध्यान काय में आ गया? मेलो ड्रामा पर आ गया। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि ऑगस्टन पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। ऑगस्टन पीरियड कह लीजिए, एज ऑफ पोप कह लीजिए, या जॉर्जियन पीरियड कह लीजिए। ठीक है ना? तो यहां तो ये इसका हो गया बैकग्राउंड, इतिहास। अब जैसा कि मैं आपको लगातार बताता हूं, इसके जो मोस्ट डोमिनेटिंग राइटर्स हैं उनसे आपका परिचय कराना होता है। तो सबसे पहले आपके राइटर हैं, तो अब जैसा कि मैं आपको लगातार जो पोइट्स हैं इसके डोमिनेटिंग, उनके बारे में बताता हूं, परिचय आपको कराता हूं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं अलेक्जेंडर पोप, जिनके नाम से इस एज को जाना जाता है, एज ऑफ पोप, जिनका जन्म है 1688 और मृत्यु है जिनकी 1744, यानी कि 1688 में इनका जन्म है और 1744 में इनकी डेथ है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए मैंने दो लाइनें लिखी हैं, मतलब दो शब्द लिखे हैं, पोएट एंड ट्रांसलेटर। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या कौन थे? पोएट थे, और साथ ही साथ क्या थे? ट्रांसलेटर थे। अगर हम इनको थोड़ा सा विस्तारित करके मैं बताऊं तो भाई अलेक्जेंडर पोप हमारे इंग्लिश पोएट, और ये फेमस क्यों थे? फेमस थे ये सैटायरिकल पोइट्री के लिए। पोइट थे, इंग्लिश पोइट, लेकिन फेमस क्यों थे? अपनी सैटायरिकल पोइट्री के लिए फेमस थे। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और वो महत्वपूर्ण कार्य ये था कि होमर की राइटिंग को इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का कार्य किया, इसलिए यहां सब लिखा है ट्रांसलेटर। क्या किया इन्होंने? होमर का नाम आपने सुना होगा, ग्रीक के सबसे बड़े लेखकों में से आते हैं होमर साहब। तो होमर की लेखनी को, होमर की राइटिंग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम अलेक्जेंडर पोप ने किया है। तो इनको दो चीजों के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। पहला सैटायरिकल पोइट्री के लिए, और दूसरा होमर के वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इनको जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन के माध्यम ने हमें यह बताया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन ने यह बताया है कि संसार में अंग्रेजी साहित्य के लेखकों की जितनी कोटेशंस लोग यूज करते हैं उनमें तीसरा नंबर आता है अलेक्जेंडर पोप का। सबसे ज्यादा कोटेशन यूज की जाती हैं विलियम शेक्सपियर की, दूसरे नंबर पर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब, एल टेनिसन, और तीसरे नंबर पर अलेक्जेंडर पोप की। तो अलेक्जेंडर पोप के परिचय के लिए हम आपको तीन बातें जो मैंने बताई उनको ध्यान रखिए। काय के लिए इंग्लिश पोइट है, काय के लिए फेमस है? अपनी सैटायरिकल पोइट्री के लिए फेमस हुए। ट्रांसलेटर है, तो काय के लिए ट्रांसलेटर है? क्योंकि उन्होंने होमर जो कि ग्रीक राइटर हैं उनके द्वारा लिखे गए राइटिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कार्य किया है। और तीसरा ये क्यों फेमस है? तीसरा मैंने आपको बताया
कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन ने यह बताया कि संसार में अंग्रेजी साहित्य के जितने भी लेखक हैं जिनकी की कोटेशंस यूज की जाती हैं उनमें तीसरे नंबर पर स्थान आता है अलेक्जेंडर पोप का। तो ये 3 कारणों से अलेक्जेंडर पोप जाने जाते हैं और यही कारण है कि इस एज को हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं। हालांकि अभी इनका बहुत छोटा सा परिचय है, मैं जब अलेक्जेंडर पोप आपको बताऊंगा तब काफी विस्तार में इनके बारे में बताऊंगा। इनके प्रमुख वर्क हैं एसे ऑन मैन, प्रमुख वर्क क्या है? एसे ऑन मैन। और एक है आपका द रेप ऑफ द लॉक। क्या है? द रेप ऑफ द लॉक। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एक नई विधा आरंभ की, मॉक एपिक की। द रेप ऑफ द लॉक लिखने के से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एक नई विधा, नया जेनर आरंभ किया जिसको कि हम क्या कहते हैं? मॉक एपिक। क्योंकि द रेप ऑफ द लॉक क्या है? हमारा मॉक एपिक है। एपिक का मतलब क्या होता है? जब एपिक होता है हमारा महाकाव्य। जब हम एपिक को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं सीरियस स्टोरी, ठीक, इन ए डिग्निफाइड मैनर। आप अगर 2 लाइनों में कहें तो आप कहेंगे सीरियस स्टोरी इन ए डिग्निफाइड मैनर, ये कहलाता है हमारा एपिक। लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया कि द रेप ऑफ द लॉक लिखा और उसको नाम दिया मॉक एपिक। मॉक का मतलब होता है मजाक। तो जब सीरियस कोई काम होगा, जैसे कि एपिक मैंने कहा सीरियस होता है, तो सीरियस में मजाक कहां से आ गया? तो आप कह सकते हैं एक नया रूप, एपिक को मजाक के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो द रेप ऑफ द लॉक जो है हमारा क्या है? मॉक एपिक है। और अगला इनका वर्क है फेमस डंसिएड। क्या नाम है इसका? डंसिएड। तो मैंने यहां 3 इनके प्रमुख वर्क के नाम लिखे हैं, एसे ऑन मैन, द रेप ऑफ द लॉक और डंसिएड। अगला हमारा जो राइटर है उसका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम है साहब? जोनाथन स्विफ्ट। इनका जन्म जो है वो 1667 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 1745 में हुई, जैसा कि मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया था। तो जोनाथन स्विफ्ट की का जो जन्म है वो 1667 का है और मृत्यु जो है वो 1745 की है। भैया ये एसेइस्ट हैं, ये पोइट भी हैं और ये ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक। एसेइस्ट, पोइट और आपके ट्रांसलेटर तीनों ही हैं आपके जोनाथन स्विफ्ट। और जोनाथन स्विफ्ट के बारे में अगर कहें, ये एक सैटायरिस्ट भी हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा अभी आपको समझाते हुए कि इसमें सैटारिक पोइट्री और सैटारिक राइटिंग आरंभ हुई इस एज में। तो जोनाथन स्विफ्ट साहब हमारे क्या है? सैटारिक राइटर भी हैं, पॉलिटिकल पैम्पलेटियर भी हैं और सबसे बड़ी बात, ये इनका जन्म कहां हुआ था? आयरलैंड में। अलेक्जेंडर पोप और वगैरह जो राइटर मैंने अब तक आपको पढ़ाया उनमें अधिकतर राइटर का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में, ठीक। इनका था आयरलैंड में, तो इसलिए इनको इरिश राइटर भी कहा जाता है। आयरलैंड के नागरिकों को क्या कहा जाता है? इरिश। तो इरिश राइटर भी कहा जाता है। और ये आगे चलकर सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल जो डबलिन में है, सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल जो डबलिन में है उसके डीन भी बने। क्या बने साहब? डीन। कौन से चर्च के? सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल डबलिन के ये डीन के रूप में इन्होंने काम किया है। और इसलिए इनका दूसरा नाम जो है वो है डीन स्विफ्ट। इनका दूसरा नाम क्या है? डीन स्विफ्ट के नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी कौन है वो? जोनाथन स्विफ्ट। इनको डीन स्विफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये काय के डीन रहे हैं? सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल डबलिन जो है उसके बेटा ये क्या बने? डीन बने हैं, ठीक। इसलिए इनका दूसरा नाम मैंने क्या कहा? क्या लिख सकते हैं आप? डीन स्विफ्ट। मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, ध्यान रहे आपको, डीन स्विफ्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब इनके प्रमुख वर्क की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या है? ये एसेइस्ट हैं, पोइट हैं, ट्रांसलेटर हैं, अपने सैटायर्स के लिए बहुत मशहूर हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि अगर इंग्लिश लिटरेचर में सैटायरिस्ट पोइट अगर सैटायरिस्ट राइटर अगर देखे जाएं तो जोनाथन स्विफ्ट का नाम बहुत ऊपर आता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस के बीच में आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। और आगे ये क्या बने? सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल जो डबलिन में है उसके डीन बने हैं, इसलिए इनको डीन स्विफ्ट भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख वर्क्स हैं
ए टेल ऑफ टब, क्या नाम है, ए टेल ऑफ टब, 1704 में। एक ये आप सबने पढ़ा होगा गुलिवर्स ट्रेवल्स। अगर स्विफ्ट साहब को वर्ल्ड लिटरेचर में अमर बनाया उनकी बुक, तो वो उस बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, और ये इनकी आई 1726 में। उसके बाद ए मॉडेस्ट प्रपोजल जो कि है 1729 में। उसके बाद है एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी, ये आई आपकी बुक 1712 में। क्या नाम है, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी, ये बुक आई थी 1712 में। तो ये इनके कुछ प्रमुख इनके वर्क हैं, अलेक्जेंडर पोप के और जोनाथन स्विफ्ट के। स्क्रीनशॉट लें।